डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज का ये वीडियो मेरा सभी एसएससी स्टूडेंट्स के लिए है और एसएससी के सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो में कही गई बातों को बहुत ध्यान से देखें और सुने, क्योंकि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स में आप किसी भी तरह के, चाहे स्टेट का एग्ज़ाम हो या सेंट्रल का एग्ज़ाम हो, अगर सफल होना चाहते हैं तो बातों को आप समझने की कोशिश करिएगा। आप में से बहुत से कैंडिडेट्स इस दौरान बहुत सी गलतियां कर रहे हैं, उससे बचने की ज़रूरत है और इसी के क्रम में मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं कि आपको अभी फ़िलहाल कौन सी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि एसएससी सीजीएल 2019 का टियर 1, 2, 3 के बेसिस पे जो रिजल्ट आया और उसमें आपने देखा कि अगर हम दिशा परिवार की बात करें तो अराउंड 200 कैंडिडेट्स शामिल हुए थे और जिसमें 82 कैंडिडेट्स सफल हुए, 82 कैंडिडेट्स सफल हुए हैं। और मुझे नहीं लगता कि ऑल ओवर इंडिया सक्सेस रेशियो इतना बड़ा होगा जितना हमारे दिशा परिवार का है, क्योंकि नंबर ऑफ टोटल कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, ठीक है। और यही नहीं, मैं अगर प्रीलिम्स की बात करूं, 2019 का प्रीलिम्स दिशा परिवार के लगभग 600 कैंडिडेट्स ने दिया था, 600 कैंडिडेट्स ने दिया था और 200 कैंडिडेट्स ने जो है मेंस की लड़ाई लड़ी। इसका मतलब आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हम 1/3 रिजल्ट के प्रोसेस में थे और अगर हम मेंस की बात करें, डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो अभी भी 40% प्लस के प्रोसेस में है। कितना भी बुरा रिजल्ट रहा हो, लेकिन आप अभी फिलहाल जो है, जो रिजल्ट की स्थिति है उसमें आप अच्छी स्थिति में हैं। अब बात आती है कि जब रिजल्ट आया, जब परिणाम आया तो बहुत से स्टूडेंट्स परेशान हुए कि भाई नॉर्मलाइजेशन के कारण हम बाहर हो गए। और जब मार्क्स आए 9 जुलाई को तो बहुत सारे सिलेक्शन लेने वाले कैंडिडेट परेशान हो गए कि हमारे सिलेक्शन का क्या मतलब रहा। तो ये सब नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट हुआ और जिसके कारण बहुत सारे बच्चों में निगेटिविटी आई और ये स्वाभाविक है। ये आपकी जगह अगर हम होंगे, कोई भी होगा, तो ये स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं निगेटिविटी आएगी कि हमने इतना स्कोर किया, उसके बाद भी हम उतना नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था और उसके बाद भी हमें उसका परिणाम नहीं मिला। लेकिन अब सबसे पहली बात तो ये है कि ये सही बात है कि नॉर्मलाइजेशन की ये प्रोसेस बिल्कुल गलत है और इसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ अन्याय हो रहा है और इस तरह की प्रक्रिया की जरूरत ही ना पड़े। हमारा एग्जाम सिस्टम ऐसा होना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है कि ये प्रोसेस कहीं से भी सही नहीं है और एसएससी को इस तरह का सिस्टम बनाना चाहिए कि किसी तरह के ऐसे बड़े नॉर्मलाइजेशन की जरूरत ही ना पड़े। प्रीलिम्स का एग्जाम कई दिन होता है, प्रीलिम्स के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन कोई बड़ी बात नहीं है, चलो ठीक है आप कर लो। अगर हम बात करें मेंस की, टियर 2 की, 400 नंबर का होता है। 400 नंबर के एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार के नॉर्मलाइजेशन की जरूरत ना पड़े और सबसे बड़ी बात होती है कि कम स्टूडेंट होते हैं, तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। एक दिन में आप एग्जाम कराओ। सबसे पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि 2020 में एसएससी के द्वारा मेंस एक दिन में कराया जाए और इसके लिए आप सभी एसएससी के कैंडिडेट्स पीएमओ को डायरेक्ट मेल करिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को मेल करिए, एसएससी के चेयरमैन को मेल करिए और उनको ये रेफरेंस दीजिए कि जब 2.5 से 3 लाख आईआईटी एडवांस के स्टूडेंट्स का एग्जाम एक दिन में हो सकता है, 3-3 घंटे का 2 पेपर होता है, वो एक दिन में हो सकता है, एक आईआईटी उसको कंडक्ट करता है, ऑल ओवर इंडिया उसके सेंटर्स होते हैं, वो एक दिन में हो सकता है। तो ऐसे में एसएससी का जो सीजीएल मेंस है वो एक दिन में क्यों नहीं हो सकता है, जिसमें केवल 1.5 से 2 लाख कैंडिडेट होते हैं, वो एग्जाम एक दिन में क्यों नहीं हो सकता है। उसमें तो 2 घंटे की मैथ्स है, 2 घंटे की इंग्लिश है। तो ये आप सभी कैंडिडेट अपनी तरफ से लिखिए, आप प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट लिखिए आप कि जो है इसके वजह से हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है
और इसके एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो, ठीक है, नंबर्स के आधार पर, ठीक है। और इस तरह से आप अप्रोच करें कि जो है वो आप ये अप्रोच आधे घंटे 1 घंटे में करके अपना काम कर लिया, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद अब अगला प्रयास होगा कि हाँ भाई वो एग्जाम 1 दिन में हो जाए, जिससे कि अभी तक प्रॉब्लम हुई तो आगे प्रॉब्लम ना हो। पहली चीज, पहला पॉइंट, सभी एसएससी कैंडिडेट, चाहे आपने सीजीएल दिया हो या नहीं दिया हो, आगे सीजीएल दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, सबके लिए मैं बता रहा हूं कि आप जो है रिस्पेक्टेड जो भी पोस्ट है उसको कोड करते हुए, लेटर राइटिंग आपको अच्छी तरह आती है क्योंकि आप सब लेटर राइटिंग के प्रोसेस में हो, और ये रेफरेंस देते हुए कि जब आईआईटी एडवांस का पेपर ऑनलाइन मोड में एक दिन में 2.5 लाख प्लस बच्चों का हो सकता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता है। और इस तरह की प्रक्रिया होनी चाहिए जिससे कि इतना गलत तरीके का नॉर्मलाइजेशन करने की जरूरत ना पड़े। ये पहली बात। अब दूसरी बात बच्चों ये कि अब इसके अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन आप में से बहुत से बच्चे इस समय तमाम तरह के YouTube पर आने वाले वीडियो, नॉर्मलाइजेशन या एब नॉर्मलाइजेशन, अब क्या होगा, कोर्ट में केस होगा, सनसनीखेज, आज ये खुलासा हुआ, आज वो खुलासा हुआ, ठीक है, आज वहां मिलने गए, आज यहां मिलने गए, इन सब चीजों में अपना समय बर्बाद अगर करोगे तो 2020 चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। 2020 मतलब 2020 का एग्जाम चला जाएगा, क्योंकि 2020 के सारे एग्जाम किस में हो रहे हैं, 2021 में हो रहे हैं। तो ये आपसे फिसल जाएगा, स्लिप कर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ऐसे यूट्यूबर्स के जाल में मत आइए। ऐसे यूट्यूबर्स जो है आपके सिम्टम्स, आपके जो भी आपका जो नेचर होता है ना, एक स्वाभाविक रूप से मानवीयता का, ठीक, कि ये भावनाओं से खेलते हैं, कि अभी पता है कि आप किस तरह से भावुक हैं, तो उनसे खेलने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद फिर आपके सामने वो अपने गेम प्रस्तुत कर देंगे। सीधी सी बात है, हर एक वीडियो के साथ उनका एडवर्टीजमेंट, सब्सक्राइब, लाइक, ये सब रहेगा। हम कभी नहीं कहेंगे कि हमें सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बस हमारी बात को समझ लो, बस इतना बहुत है। ना लाइक करना, लाइक का बटन ही खत्म है हमारे यहाँ, ठीक है। सब्सक्राइब का कोई मतलब ही नहीं, कुछ नहीं। आपको जो है जो समझ में आ रहा है उसको अगर समझ गए तो ठीक है, कोई मार्केटिंग नहीं करनी है इस चीज की। लेकिन वहां पर अगर आप कुछ पॉजिटिव होता है तो भी मार्केटिंग हो जाती है, कुछ निगेटिव होता है तो भी मार्केटिंग हो जाती है, और उसके ट्रैप में बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि सही तरीका क्या है, सही तरीका क्या हो सकता है, आपके द्वारा क्या अप्रोच हो सकता है, इसको आपको अपनाने। हाँ, कोई ट्विटर पर अभियान चल रहा है, आपने भी रीट्वीट कर दिया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। लेकिन अब उसी में सुबह से लेकर शाम तक, आज ये वाला सनसनीखेज वीडियो आया, आज इनका वीडियो आया, आज उनका वीडियो आया, आज उनको शेयर कर रहे हैं, आज इनको शेयर कर रहे हैं, ये न्यूज आई, आज इसमें न्यूज आई, आज उसमें न्यूज आई। इसका मतलब आप बहुत सारे मठाधीशों के मकड़ जाल में फंस गए हैं, बहुत से मठाधीश। और इसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया है वो अगर ये सब चीजों में इन्वॉल्व होकर कुछ कर रहा है तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने एक पोस्ट प्राप्त कर ली, कहीं भी प्राप्त कर ली, स्टेट में, सेंट्रल में, कहीं भी प्राप्त कर ली, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसको मिलना होगा, मिलेगा, नहीं तो फिर उसके पास तो एक है ही है। लेकिन ज्यादातर बेरोजगारों का क्या होगा जिनके पास कुछ नहीं है। तो ऐसे लोग बचें, ऐसी चीजों से बचें। और वो भी कब? जब आपका एग्जाम आपके सर पे है, आपके सामने एग्जाम पे एग्जाम लगे हुए हैं। तो इसलिए इस चीज को बच्चों समझने की कोशिश करो। मैं आपको किस तरह के भटकाव से बचाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये आज नहीं, 2013 में, 2017 में कई बार ऐसे अवसर आए। 2013 में सीजीएल कैंसिल हुआ था, एफसीआई का एग्जाम कैंसिल हो गया था, बच्चे बहुत रोए थे, बहुत परेशान हुए थे। लेकिन वही बच्चे फिर आगे विनर बन के निकले और सब के सब आज सिलेक्शन लेकर अपनी एक अच्छी जॉब को एंजॉय कर रहे हैं, एक रिस्पेक्टिव जॉब को एंजॉय कर रहे हैं। तो बच्चों, इससे बचने की कोशिश करिए, मठाधीशों के चक्कर में मत आओ,
तमाम तरह के मकड़ जाल में मत आओ, ट्रैप मत हो जाओ। वो ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, आपको पता नहीं किस गेम में ले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए आप उन सब चीज़ों में मत आइए। आपको जो करना है आप वो करिए, आप एग्जाम मत प्रभावित हो। और कोई भी अच्छा टीचर जो है वो आपको यही बताएगा कि आप अपने एग्जाम्स को प्रभावित ना होने दें। ये ध्यान रखो, कहीं का भी टीचर हो, कोई भी। और ऐसा भी लोग बता रहे हैं, लेकिन सीधी सी बात है, आपको आपके अगर परिवार के द्वारा ये चीज बताई जा रही है। और रही बात रिजल्ट की, 82 रिजल्ट जो आया है 82, बहुत से लोगों को लगा होगा कि हम 18 को हमारा एग्जाम हुआ इसलिए हम सफल नहीं हो पाए। ऐसा कुछ नहीं। 16 कैंडिडेट, मैंने सारी डिटेल मंगवाई कैंडिडेट से, 16 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके एग्जाम 18 को थे और वो सफल हुए हैं। उन्होंने मेंस में सफलता प्राप्त करी है। और इवन हमारे इस पूरे अगर 82 कैंडिडेट्स में टॉप 3 की मैं बात करूं, सबसे पहला कैंडिडेट टॉपर नीरज साहू, मॉर्निंग बैच का एक रेगुलर कैंडिडेट, जब तक कि अपने जॉब को ज्वाइन नहीं कर लिया। सभी को पता है, चाहे टेस्ट हो, क्लास हो, कोई भी एक्टिविटी हो, नीरज साहू के मार्क्स हैं 690, 690। पॉइंट में क्या है इससे मतलब नहीं है, राउंड फिगर में 690 की बात मैं कर रहा हूं। एग्जाम कब था? 18 नवंबर, जो डेट सबसे ज्यादा कुख्यात हो गई है, उस डेट को एग्जाम था। 690 स्कोर है, समझ लीजिए आप, सीधी सी बात। आउट ऑफ 700, नॉर्मलाइज स्कोर 69। सेकेंड नंबर पे शिवेंद्र सिंह, सबको पता है, इस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैजाबाद में, और एक रेगुलर कैंडिडेट के रूप में हमेशा अपने को मेंटेन रखा। 684, मैं रेगुलर बार बार क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो इरेगुलर हुआ वो बाहर हुआ, वो टॉप में नहीं आ सकता, ये ध्यान रखो, वो टॉप में नहीं आ सकता, ठीक है। 30 तो 15 तारीख को एग्जाम था, सबसे टफेस्ट सेक्शन मैथ्स का, शिवेंद्र सिंह ने 684 प्राप्त किया है। तीसरे नंबर पर थर्ड रैंक है सैयद फैजान अहमद। आप सबको पता है फैजान अहमद, चाहे इंग्लिश हो या मैथ्स हो, कितना अच्छा करने वाला, कितना रेगुलर रहने वाला। फिर मैं रेगुलर की बात कर रहा हूं, जब तक जॉब नहीं ज्वाइन कर लिया, रेगुलरिटी पे कभी कोई प्रभाव नहीं। सैयद फैजान, जिसने फैजाबाद पोस्ट ऑफिस प्राप्त किया था और उसके बाद सीजीएल में ऑलरेडी एक्साइज इंस्पेक्टर प्राप्त कर चुका है 2018 में, और उसने 679 मार्क्स प्राप्त किए हैं। 16 तारीख को एग्जाम था, 16 नवंबर, तो 3 ही डेट में तो एग्जाम हुए हैं, 15, 16 और 18। और तीनों डेट के एग्जाम्पल आपके सामने है। और संजोग देखिए, आपकी टॉप 3, फर्स्ट 18, सेकेंड 15 और थर्ड 16। मैं टॉप 3 सिर्फ एक सांकेतिक रूप से आपको मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। तो इसलिए बेटा, समय आएगा तो आपका एग्जाम चाहे 18 हो, चाहे 15 हो, चाहे 16 हो, आप सब क्रैक कर जाओगे, सब क्वालिफाई कर जाओगे। और अब तो खैर आगे ये व्यवस्था होनी चाहिए कि एक ही डेट में एग्जाम हो, ये 16, 15, 18 का चक्कर ही ना रहे। लेकिन आपका समय जब आएगा, आप लगे रहो, आपके सामने और कोई रास्ता नहीं है, तो आपके सामने जो है, जब सफलता का समय आएगा ना, तो किसी भी डेट में एग्जाम हो, आप सब तोड़ दोगे। तो इसलिए इस तरह की मन में कोई भी जो निगेटिविटी वाली चीजें हैं वो लाने की जरूरत नहीं है। क्या कि यार हम 18 को पढ़ गए इसलिए ये हो गया, हमारी किस्मत नहीं ठीक थी, ठीक है, हम एसएससी के लिए बने नहीं कि एसएससी हमारे लिए नहीं बना, पता नहीं अब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पढ़ने का कोई मतलब नहीं, सब किस्मत का खेल है, सब किस्मत का खेल है, सही बात है। लेकिन किस्मत किसके लिए होती है? मेहनत करने वालों के लिए। ये हमेशा से रहा है, किस्मत मेहनत करने वालों का साथ देती है। हाँ, जब आपके इस समय पर साथ नहीं दे रही तो लग रहा है कि किस्मत हमारे साथ नहीं है। लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, आप आज ही पेशेंस से काम करिए, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा तो उस दिन क्या होगा? किस्मत। आप कहोगे हाँ ठीक है, मेहनत के साथ साथ किस्मत भी काम की। तो इसलिए बच्चों, इस नकारात्मक परिस्थिति में आपको
उससे निकलने की जरूरत है। जल्दी से जल्दी अपने को निगेटिविटी से निकाल लो। कई लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, बड़ी बड़ी कभी कभी हंसी आती, कभी कभी अजीब लगता है क्या कि अभी एसएससी में नहीं हो पाएगा, अभी पीटी का एग्जाम है 20 अगस्त को, चलो पूरा फोकस कर लेते हैं, एसएससी साइड में लगा दिया, पीटी पे लग गए। अच्छा बेटा, 20 लाख लोगों ने पीटी का फॉर्म भरा है, ध्यान से सुनना, 20 लाख लोगों ने पीटी का फॉर्म भरा है। क्या यूपी गवर्नमेंट पीटी क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट में से जितने भी कैंडिडेट होंगे, 2 लाख लोग क्वालिफाई करेंगे 20 लाख में, मान लो 10% क्वालिफाई कराया तो क्या 20,000 से ज्यादा जॉब यूपी गवर्नमेंट दे देगी? 20,000 से ज्यादा जॉब गवर्नमेंट दे सकती है। प्रेजेंट स्टेटस आप देख लो यूपी पीटी के आधार पे। और अगर 20,000 लोगों को जॉब मिल जाती है तो 19,80,000 लोग तब भी बेरोजगार होंगे। तो किस बेसिस पर? एक ही चीज पे, पीटी क्वालिफाई करने का मतलब क्या जॉब मिल गया? पीटी क्वालिफाई करने का मतलब सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिला आपको कि आप अब अपने मेंस एग्जाम को दे सकते हो। उसके बेसिस पर आप वीडियो का मेंस, लेखपाल का मेंस, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का मेंस, इस तरह के आप मेंस दोगे और कुछ नहीं है। लेकिन अब उसी पीटी को लोगों ने सोचा कि पीटी हमने क्वालिफाई कर लिया तो हमें जॉब मिल गया। और अगर पीटी क्वालिफाई करने के बाद भी जॉब नहीं मिली, बहुत लोगों को ऐसा होगा, क्वालिफाई करके सर्टिफिकेट लेके बैठना, नहीं मिली तो फिर याद आएगा क्या, यार एसएससी में हमने ये क्वालिफाई किया होता, मेरा वो साथी देखो सीएचएसएल में निकल गया, वो सीजीएल में निकल गया, उसका आईबी में हो गया, सोचते रह जाओगे। तो इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि कॉम्पिटिटर को हमेशा मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। बच्चों, मल्टी डायमेंशनल होने की जरूरत है। आपको कभी भी एक एग्जाम पर निर्भर नहीं रहना है, एक चीज पर निर्भर नहीं रहना है। और कई बार स्टूडेंट्स ये गलतियां करते हैं। इस टाइम टाइपिंग चल रहा है जूनियर असिस्टेंट का, जो सुबह से लेकर शाम तक टाइपिंग करेगा, उसका क्या होगा? 25 जुलाई को अभी अचानक डेट आ गई आईबी मेंस की। अब क्या दिन भर उसको आईबी वाले को ऐसे लिखना है? क्या दिन भर प्रेसी राइटिंग करना है? अगर वो ऐसा किए तो उनका अगस्त चला गया, फिर नहीं कर सकते, क्योंकि उनका आज से अगर जोड़ा जाए तो 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, 1 घंटा उनको एक्स्ट्रा टाइम निकालना है, 2 घंटा एक्स्ट्रा टाइम निकालना, चलो थोड़ा ऐसे पे वर्कआउट कर लें, थोड़ा इस पे वर्कआउट कर लें। लेकिन वो ये सोचे कि नहीं, हम दिन भर अब यही करेंगे, अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम आ गया, अब आईबी के अलावा कुछ है ही नहीं, तो ना आई होगा ना बी होगा, कुछ नहीं होगा उसको। तो इसलिए अपने आप को किसी भी तरह के भटकाव से रोको। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आपका स्वागत है, आप आके पूछो, डरने की जरूरत नहीं है, हेजिटेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आसपास 2-4 लोगों की बातें सुनकर अपना निर्णय ले लेना। कई बच्चे ऐसी गलतियां कर रहे हैं, बहुत बड़े धोखे में। कई स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं जो आज के इस समय रेगुलर क्लास में नहीं है, तो मैं उनसे पूछता हूं कि भाई क्या कर रहे हो बेटा? भाई कोई भी मिला, चाहे वो दिशा में पढ़ रहा हो या नहीं पढ़ रहा हो, क्या कर रहे हो? सर पीटी। अरे वाह, पीटी, जैसे लग रहा है पीटी क्वालिफाई कर लिया, इनको जॉब मिल गई, और कोई चीज है ही नहीं है। पीटी भी क्वालिफाई करो, एसएससी भी क्वालिफाई करो। और मैं आज 14 जुलाई 2021 को मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं, गारंटी के साथ, इस बात को नोट कर लेना किसी डायरी में। 14 जुलाई 2021 को अखिल सिंह ने एक बात कही थी कि पीटी क्वालिफाई करने वाले मैक्सिमम कैंडिडेट एसएससी मेंस के वॉरियर्स होंगे। एसएससी मेंस देने वाले मैक्सिमम कैंडिडेट पीटी भी क्वालिफाई करेंगे। जो सिर्फ पीटी करते हैं वो कहां जाएंगे पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, अपने को मेंस के स्ट्रीम में रखो।
अगर हमारा कोई सिविल का कैंडिडेट भी पीईटी क्वालिफाई करेगा तो सिर्फ उसका कारण क्या होगा कि वो सीसैट में भी स्ट्रांग होगा, वो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इन चीजों में स्ट्रांग होगा, तब वो पीईटी क्वालिफाई करेगा। तो इसलिए अपने को जब आप एसएससी के मेंस कैटेगरी में शामिल किए रहोगे, मैंने ये एसएससी 120 ग्रुप जो आज हो गया है, जो एसएससी सीजीएल 100 ग्रुप था, उसके 200 कैंडिडेट से ये मैंने बात कही थी कि बेटा तुम इसमें अपने को मेंटेन रखो, तुम्हें गवर्नमेंट जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता, उसमें आपको मेंटेन रखने की जरूरत है। तो इसलिए बच्चों, आप अपनी तैयारी के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। पहली बात तो ये कि जो एसएससी के प्रति निगेटिविटी का माहौल है, उस निगेटिविटी के माहौल से आप निकलिए। और आप खुद देखिए, कोई भी आके यहां देख सकता है कि 82 कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई हुए हैं, उनके नॉर्मलाइज मार्क्स क्या हैं, उनके रॉ मार्क्स क्या हैं, और उनका एग्जाम टीयर 1 किस डेट को था, टीयर 2 किस डेट को था। मेरे पास सारी बायोग्राफी है, आप कभी भी आके देख सकते हो। और ये मन में विश्वास रखो कि हर एक डेट में आप क्रैक करोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आप लगातार अपनी तैयारी करते रहो, निरंतरता बनाए रखो। कभी भी बेटा अगर आपने ब्रेक किया, एक आध दिन का ब्रेक चलता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और जो ये तमाम तरह के आज के दौर में जो ये ऑनलाइन की दुनिया है, आज ऑफलाइन मठाधीश कम है, ऑनलाइन मठाधीश ज्यादा हो गए, जो तमाम तरह के सनसनीखेज, अभी आप यूट्यूब पे सर्च करो, 1 मिनट के अंदर आपको दिखाई पड़ेगा इतने सारे नॉर्मलाइजेशन, एबनॉर्मलाइजेशन, ये सनसनीखेज, वो सनसनीखेज, ये कोर्ट में केस होने जा रहा, वो केस होने जा रहा। अरे यार, जो तुम्हारा काम है वो कर लिया, अब कुछ नहीं कर सकते। अब तुम्हें आगे देखना है, पीछे नहीं देखना है। इस बात को ध्यान रखो। इससे सबसे पहली बात तो यह है कि फालतू के YouTube सेक्शन से दूर रहिए, ऑनलाइन चीजों से दूर रहिए, निगेटिव बातें करने वाले जो हैं उनसे दूरी बनाइए। आपका फोकस 2020-21 के एग्जाम्स, आप उनको देखिए, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, आईबी का एग्जाम हो, या फिर आपका पीईटी का एग्जाम, आपको उसको आगे फोकस करना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अननेसेसरी फालतू की चीजों को पढ़ने से बचें। अभी बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या आ रहा है कि यार करंट अफेयर्स, करंट, उनको सुबह से लेकर रात तक करंट मारता रहता है। मुझे पता चला कि कुछ लोग डेली जो हम कोई कंटेंट आपको भेजते हैं पीडीएफ के द्वारा या वीडियो के द्वारा, वो भले तैयार हो या ना हो, डेली 1 घंटे का, 1.5 घंटे का ऑनलाइन मीडियम के द्वारा वो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं या देखते हैं। क्यों बर्बाद कर रहे हो समय? एसएससी के 25 क्वेश्चन जीएस के जो आते हैं, 25 क्वेश्चन में करंट अफेयर्स मैक्सिमम 5 to 7, 5 से 7, बहुत ज्यादा हो गया तो 8। अगर 8 क्वेश्चन भी आए तो 17 क्वेश्चन किधर से आ रहे हैं? बेसिक जीएस से आ रहे हैं। नहीं कर पाए तो गायब हो गए। पीईटी की बात करें, पीईटी में 50 नंबर की जीएस में करंट अफेयर्स कितना आना है? 10। मात्र 10 नंबर का करंट अफेयर्स आना है। 40 नंबर, 30 नंबर ट्रेडिशनल जीएस और 10 नंबर मिसलेनियस जो है वो भी ट्रेडिशनल है। तो लगभग 40 नंबर का, 35 से 40 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका ट्रेडिशनल जीएस। और अगर वो नहीं तैयार है तो लाख करंट अफेयर्स कर लो, कुछ नहीं होने वाला। करंट अफेयर्स जैसे आपका मेन फूड, मैं क्लास में भी बताता हूं, मेन फूड आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये मेन फूड है। और करंट अफेयर्स या मिसलेनियस, ये मेन फूड के साथ जो एडिशनल चीजें होती है, सलाद, चटनी, ये है। लेकिन बहुत से कैंडिडेट्स मैं देख रहा हूं कि सलाद चटनी पे ही पूरी तरह से निर्भर है, मेन फूड गायब है। और बाद में क्या होगा? ये इसमें कर ही नहीं पाए, कुछ नहीं कर पाओगे। तो अभी भी अलर्ट हो जाओ। आपका जो मेन कंटेंट है उसका रिवीजन अच्छे से करते रहो, और जो आपको चीजें प्रोवाइड हो रही हैं उसको आप कवर करो। और प्रीवियस ईयर के 2 तरह के सॉल्व पेपर, एक
एसएससी का सॉल्व पेपर और दूसरा यूपी ट्रिपल एससी का सॉल्व पेपर। अब पीईटी का एग्जाम देना है तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्व पेपर कौन सा होगा? यूपी ट्रिपल एससी के पिछले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जूनियर असिस्टेंट का, लेखपाल का, वीडियो का, जो भी एग्जाम हुआ है सबके पेपर सॉल्व कर डालो। तो यूपी का ट्रेंड पता रहेगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन, और अगर कोई चीज रिपीट होती है तो वहां से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अगर मिलती है तो आपको फायदा हो जाएगा। तो इस टाइम घटना चक्र या किसी भी पब्लिकेशन का एसएससी का जीएस का सॉल्व पेपर और यूपी ट्रिपल एससी का सॉल्व पेपर, ये पूरा आप कवर कर लो। उसको आपको रटना नहीं है, देखते जाओ। जो आपने अगर पहले पढ़ा होगा, अंडरलाइन किया होगा तो बहुत बड़ा फायदा होगा, नहीं किया है तब भी देख लो। जो कंटेंट आपने पढ़ा हुआ है जीएस के अंतर्गत, उसमें अगर आपने नोट्स बनाए हैं, अंडरलाइन किया है, नोट्स पढ़ने का टाइम नहीं है, अंडरलाइन किया है, पहले पढ़ा है, तो उसको आप रिवाइज कर डालें। ये बात आप ध्यान दीजिए। और तमाम तरह के जो सनसनीखेज, आज का करंट अफेयर्स, कल का करंट अफेयर्स, इतने महीने का करंट अफेयर्स, ये वीडियो वो वीडियो, पता भी नहीं चलेगा गए का। ठीक है, जो भी उसका कंटेंट, पेपर कंटेंट ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करो। अर्धवार्षिकांक आता है मार्केट में, वार्षिकांक आता है, तो पेपर कंटेंट ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वीडियो कंटेंट नहीं, पेपर कंटेंट ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करो। क्योंकि ऑनलाइन में ऑलरेडी आप वीडियो कंटेंट से बहुत चीजें कर रहे हो, तो ऑनलाइन में प्रैक्टिस पेपर्स जो है वो अगर आप इस पे कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। और किसी भी तरह के जो भ्रमित करने वाले, भटका वाले, अगर नहीं समझ में आ रहा है कि ये कंटेंट हमारे लिए काम का है कि नहीं है, तो फिर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप देखिए आज की डेट में 690 अंक प्राप्त करने वाला नीरज साहू, 684 अंक प्राप्त करने वाला शिवेंद्र सिंह, और 680 लगभग मान के चलो सैयद फैजान 679। ये तीनों टॉपर्स, एक नहीं तीन उदाहरण हैं जिन्होंने मैथ्स और इंग्लिश दोनों चीजों पर ध्यान दिया। और इसका परिणाम देखो कि चाहे इनके सामने स्टेट का एग्जाम आया हो और चाहे सेंट्रल का एग्जाम आया हो, इन्होंने सब क्वालिफाई किया। चाहे सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, इन्होंने सब क्वालिफाई किया। तो ये इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इन्होंने रेगुलर क्लास सिस्टम को मेंटेन रखा, रेगुलर टेस्ट दिया, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कोई टेस्ट नहीं छोड़ा। और आज आप में से बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, मैं अटेंडेंस शीट इस समय मेंटेन कर रहा हूं कि मुझे एक क्लास में दिखाई पड़ते हैं स्टूडेंट्स, दूसरी क्लास में वो गायब दिखते हैं। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं और सभी बैचेस का ये हाल है। किसके पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो? अपने पैर पे। सोच रहे हो कि हम बहुत स्मार्टनेस वाला काम कर रहे हैं, हम अपना डेटा बचा रहे हैं, हम अपना समय बचा रहे हैं, हम ये कर ले रहे हैं, लेकिन बाद में पछताते रह जाओगे। बाद में सिर्फ सोचते रह जाओगे काश हमने कर लिया होता। क्योंकि आज के जो टॉपर्स हैं, जो आगे फ्यूचर में टॉपर्स बनने वाले हैं, वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो सब अपनी चीजों को रेगुलर ले रहे हैं। उनके लिए मैथ्स, इंग्लिश, उनको जानते हैं कि उनका मेन फूड है। अगर आप सीजीएल में किसी भी कैंडिडेट का देख लीजिए, अगर उसने सिलेक्शन लिया है तो उसको संभालने वाला मैथ के साथ कौन सा विषय है? इंग्लिश। अगर कोई इंग्लिश में अपने को मेंटेन नहीं रख पाया तो बाहर हो गया, पता भी नहीं चला गया कहां। तो इसलिए बच्चों, लापरवाही मत करो। क्वेश्चन आंसर सेशन या कोई भी चीज जो आपको समझाई जाती है वो आपके फायदे के लिए है। और मैं देख रहा हूं कि इसमें भी बहुत से बच्चे लापरवाही कर रहे हैं। बाद में कंपटीशन से बाहर हो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा गए कहां। तो इसलिए ऐसी कोई लापरवाही मत करो बेटा। आप अपने लिए कर रहे हो और एक चीज में भी लापरवाही आपके ऊपर भारी पड़ जाएगी। और किसी भी ऐसे नकारात्मक व्यक्ति के प्रभाव में आ गए कि नहीं चलो यार छोड़ो, आओ ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो वो तो खुद तो गड्ढे में गया ही गया, तुम्हें भी ले गया। और अगर कोई सिलेक्शन लेने वाला कैंडिडेट है तो वो ऑलरेडी एक चीज प्राप्त कर चुका है, ये समझ लो। उसको अगर नहीं भी मिला
कोई दिक्कत नहीं है, फिर से मैं ये बात बोल रहा हूँ। लेकिन जो बेरोजगार है, जो अभी कुछ नहीं पाया है, उसके लिए कितना जरूरी है ये जान लो। तो बच्चों, ऐसी कोई गलती मत करो और अभी भी समय है। आप लगातार आप सब जुड़े रहे हैं। आप वो कैंडिडेट्स हैं जिनकी तैयारी कभी ब्रेक नहीं हुई। आप लगातार, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, बहुत सारे लोगों के लिए इंस्टीट्यूट बंद है, जब ओपन होगा तब उनकी तैयारी फिर शुरू होगी, फिर इनके एग्जाम आ जाएंगे। जैसे ही इंस्टीट्यूट ओपन होगा, सबसे पहले हम हमारे जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पीईटी का टेस्ट, सीजीएल का टेस्ट, सिर्फ ऑफलाइन, ऑनलाइन तो चल ही रहा है, ऑफलाइन टेस्ट पे मुझे बात याद आई। आप में से बहुत से कैंडिडेट्स हैं जिनको जब तक पीछे से जूता ना मारो, जूता मतलब बात का जूता, प्रेशर ना डालो, टेस्ट नहीं देते। आप देखिए, इसका एक बहुत अच्छा सा प्रमाण कल का टेस्ट। मैं प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मॉक टेस्ट की तरह दिलवा रहा हूं। और आप देखिए, कल सुबह मैंने भेजा कि आज सुबह 8 से लेकर शाम को 8 बजे तक टेस्ट चलेगा, लेकिन कई ऐसे कैंडिडेट्स रहे जिन्होंने शाम तक टेस्ट ही नहीं दिया। जब मैंने शाम को मैसेज किया तब उनको याद आया टेस्ट देने, और बहुत से लोगों को तब भी नहीं याद आया। संडे को मॉक टेस्ट 800 प्लस कैंडिडेट ने दिया, कल का टेस्ट 700 लोगों ने भी नहीं दिया। क्या कारण है? तो क्या चाह रहे हो तुम? ये सोच रहे हो अगर कि तुम्हें ढकेल ढकेल के सफलता दिला दी जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। ढकेल ढकेल के किसी बच्चे का इंप्रूवमेंट हो सकता है, ढकेल के सफलता नहीं मिलती। सफलता तब मिलेगी जब आप स्वयं उसके लिए जागरूक होगे, और जब तक स्वयं जागरूक नहीं होगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो इसलिए बच्चों, मैं अपने उसी बात पर आ रहा हूं कि अभी भी समय है, आप ठान लो। क्योंकि आपने मान लिया सारी परिस्थितियों से तो आप हार जाओगे, और अगर आपने ठान लिया तो आप जीत के रहोगे, निश्चित जीत के रहोगे। और आपको कंफर्म है कि जॉब मिलेगी, लेकिन अपने को भटकाव से बचाइए। अगर आप भटकाव में आए तो जॉब नहीं मिलने वाली, और ये हो रहा है इस समय, इसलिए मैं बचाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। एक दिन मेरे पास एक मैसेज आया, बहुत आपको मैं लास्ट में बताना चाहूंगा। जब मन कमजोर होता है, परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब मन कमजोर होता है, परिस्थितियां, कोई भी परिस्थिति आई, एसएससी की ये परिस्थितियां हमारे लिए समस्या बन गई। अगर ऐसा नहीं होता तो हम ये कर लेते, अगर मेरा 18 नहीं होता तो हम ये कर लेते, अगर 16 नहीं होता तो ये कर लेते। यही सब परिस्थितियां क्या हो गई, हम मन कमजोर हो गए मन से। जब मन स्थिर होता है, परिस्थितियां चुनौती बन जाती है। हमेशा एकदम स्टेबिलिटी होनी चाहिए। करना है तो करना है, हम डिगेंगे नहीं। ये नहीं लाइट चली गई अब कैसे टेस्ट लगाएं, कुछ नहीं करेंगे हम। तो मन स्थिर होता है, परिस्थितियों से हम लड़ने की क्षमता आ जाती है, परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। अगली लाइन सुनिएगा, बहुत अच्छी है। जब मन मजबूत होता है, परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। जब हमारा मन, हमारा कॉन्फिडेंस मजबूत होता है, तो हम परिस्थितियों को अपना दास बना लेते हैं, और उन्हीं परिस्थितियों में हम अवसर निकाल लेते हैं, और उसमें भी हम अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, आप वो कॉम्पिटिटर्स हो जो अपनी तैयारी को किसी भी समस्या के बावजूद कंटिन्यू कर रहे हो। तो अब जो रिजल्ट का मूवमेंट आने वाला है, उससे पहले कोई लापरवाही ना करो, और अपने सिलेक्शन के लिए तैयार हो। जैसा जैसा आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसको आप फॉलो करो, और निश्चित सी बात है कि आप आज नहीं तो कल सिलेक्शन लोगे। और जो दिशा के द्वारा आपको दिशा दिखाई जा रही है, जो टीचर्स आपके लिए कर रहे हैं, आप उस पर वर्कआउट करो, और निश्चित सी बात है, पूरा विश्वास बनाए रखो, निश्चित सी बात है आप सफलता मिलेगी। आज बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो उसी अविश्वास में आए, इधर का मटेरियल वहां से ले रहे हैं, यहां से ले रहे हैं, आज वो कहीं के नहीं रहे। सिलेक्शन लेने के बावजूद भी उनके सामने यह है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो भटकाव में आ गए।
तो ऐसी चीज़ों से बचो, भटकाव से बचो, और निश्चित सी बात है कि आपको सिलेक्शन आज नहीं तो कल मिलेगा, निश्चित मिलेगा। थैंक यू बच्चों, आशा है आप मेरी बातों को समझोगे। यदि आपको सफल होना है तो आप इसको आत्मसात करके अपने ऊपर लागू करोगे। थैंक यू बच्चों।